तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग आइसोम्टोट स्टडी करेंगे। आइसोम्टोट क्या होता है इसको देखेंगे। So we will study asymptote. Asymptote. Asymptotes are the tangent to a curve, and these tangents are tangent at infinity. Asymptotes वो टेंजेंट है किसी कर्व पे जो कि कर्व को इनफाइनाइट पे टच करती हैं, यानी कर्व इनफाइनाइट तक जाना चाहिए। तो ऐसे कर्व जो इनफाइनाइट तक जाएंगे उन्हीं पर आइसोम्टोट की बात आएगी। जो कर्व इनफाइनाइट तक जाएंगे उन सभी पर आइसोम्टोट मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आइसोम्टोट कर्व को इनफाइनाइट पर टच करने वाली लाइंस हैं। लेकिन जो लाइंस हैं, ये जो टेंजेंट्स हैं, ये पूरी तरीके से इनफाइनाइट पर नहीं होनी चाहिए। माने टेंजेंट हमारे पास होनी चाहिए, लाइन पूरी, पॉइंट तो वो इनफाइनाइट पे होगा जहाँ पे वो कर्व को टच करेगी टेंजेंट, तो वो पॉइंट तो आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे कि वो कहाँ है। इनफाइनाइट पे है, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो एग्जैक्टली वो पॉइंट कौन से, उनके कोऑर्डिनेट पता करना चाहेंगे तो नहीं पता चलेगा। लेकिन लाइन की इक्वेशन पता चल जाएगी, लाइन होनी चाहिए। तो लाइन ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पर होगी, लेकिन जिस पॉइंट पर ये कर्व को टच करेगी वो पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। तो टेंजेंट आर दी आइसोम्टोट्स आर दी टेंजेंट टू द कर्व्स which touch the curve at infinity but does not lie wholly at infinity। मतलब टेंजेंट पूरी तरीके से इनफाइनाइट पे नहीं होगी, वो दिखनी चाहिए, वो ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पर होगी। तो आइसोम्टोट की डिफिनीशन अगर देखें, एन आइसोम्टोट of a curve is a tangent to the curve at infinity which does not itself lie wholly at infinity। An asymptote of a curve is a tangent to the curve at infinity which does not lie wholly at infinity। For example, आप जानते हैं हाइपरबोला। तो हाइपरबोला जो कर्व है, सपोज ये है, इनकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी। इसकी जो टेंजेंट्स हैं, आइसोम्टोट्स हैं, आइसोम्टोट्स आर, निकाला कैसे जाएगा ये बाद में देखेंगे, लेकिन ये एग्जाम्पल समझिए। आइसोम्टोट्स आर, इस हाइपरबोला के आइसोम्टोट्स ये करो, ये टेंजेंट्स मीन्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस p बाई ए एक्स। ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन्स हैं।
और ये जो ब्रांच है ये आगे चल करके ये डिस्टेंस लगातार कम होती जाएगी और ये इनफाइनाइट पर 0 हो जाएगी, है ना। ऐसे ही ये इन ब्रांचों को भी ऐसे टच करेंगे, ये इनफाइनाइट पे टच करेंगे। तो ये जो लाइंस हैं ये दोनों ये आइसोम्प्टोट्स हैं। तो ये टच कहाँ पे करेंगी वो पॉइंट के बारे में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि वो इनफाइनाइट पे है, लेकिन एग्जैक्टली वो पॉइंट क्या है ये नहीं पता कर पाएंगे। अगर पॉइंट बता ही दिया तो फिर इनफाइनाइट पे कैसे होगा, यानी उसके कोऑर्डिनेट अगर फाइनाइट होंगे तो फिर वो इनफाइनाइट पे कैसे होगा। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, इतना ही कह सकते हैं। लेकिन लाइन देखिए, लाइन है हमारे पास, लाइन दिख रही है, लाइन टच इस कर्व को इनफाइनाइट पे होगी, लेकिन लाइन क्या है ये हमें पता है, लाइन ये है। तो इस तरह की जो टेंजेंट्स होती हैं वो एसिम्प्टोट कहलाती है कर्व के। अब एक कर्व ये भी है पैराबोला। तो पैराबोला जो कर्व है ये आप जानते हैं ये भी इनफाइनाइट तक जाता है, कुछ इस तरीके का कर्व होगा। ये भी ये जो है इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन इसकी टेंजेंट कोई ऐसी नहीं है जो इसको इनफाइनाइट पे टच करे, यानी इसका कोई आइसोम्प्टोट नहीं है। तो जो कर्व इनफाइनाइट तक जाएंगे उनका आइसोम्प्टोट होगा ऐसा जरूरी नहीं, नो आइसोम्प्टोट। पैराबोला का कोई आइसोम्प्टोट नहीं और हाइपरबोला के 2 आइसोम्प्टोट हैं। अब हम ये देखेंगे कि आइसोम्प्टोट को कैसे फाइंड आउट किया जाए, यानी कोई कर्व अगर दिया हो तो उसका आइसोम्प्टोट कैसे निकालेंगे। तो इस बारे में आपको बता दें, 2 तरह के आइसोम्प्टोट होंगे, एक तो रेक्टिलिनियर और दूसरा कर्विलिनियर। ठीक है, रेक्टिलिनियर आइसोम्प्टोट एंड कर्विलिनियर आइसोम्प्टोट। कर्विलिनियर आइसोम्प्टोट, कर्विलिनियर आइसोम्प्टोट। रेक्टिलिनियर आइसोम्प्टोट्स आर स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, जैसे अभी आपको बताया ऊपर, कर्विलिनियर आइसोम्प्टोट्स कर्व्स होंगे। तो जैसे कि ये कर्व है, इक्विएंगुलर स्पाइरल। अब ये सर्किल है जिसका कुछ रेडियस है, सपोज ए। तो ये जो कर्व है इसको जब आप एंगल इसका इनफाइनाइट को टेंड करेंगे तो ये लगातार इसको इस तरीके से रोटेट करेगा और ये अल्टीमेटली इसको टच करेगा। यानी ये जो डिस्टेंस है लगातार इसके बीच की और इस कर्व की ब्रांच के बीच की, ये लगातार घटती जा रही है, लगातार घटती जा रही है और ये अल्टीमेटली ये जो है इस सर्किल को टच कर जाएगी। तो ये जो सर्किल है इसका कर्विलिनियर आइसोम्प्टोट है। हम रेक्टिलिनियर आइसोम्प्टोट कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको देखेंगे। तो रेक्टिलिनियर में भी 2 तरह के होंगे, एक तो ऑब्लिक आइसोम्प्टोट और एक आइसोम्प्टोट पैरेलल टू दी, ये जिन्हें रेक्टेंगुलर आइसोम्प्टोट्स भी कहते हैं, पैरेलल टू एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल जो होंगे।
ऑब्लिक वो जो पैरेलल नहीं होंगे, जैसे कि ये थे, यानी वो जो एक्स और वाई एक्सिस है इनसे इंक्लाइंड होंगे किसी एंगल पे, ये एंगल जीरो नहीं होगा, यानी ना एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे ना वाई एक्सिस के होंगे, इनको ऑब्लिक एसिम्प्टोट कहेंगे। जो एक्स या वाई एक्सिस के पैरेलल होंगे उनको रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट्स या द एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्सिस। तो हम देखेंगे एसिम्प्टोट निकालने का जनरल तरीका देखेंगे, जिससे किसी भी तरह का एसिम्प्टोट पता चल जाएगा। लेंदी होता है ये प्रोसीजर, लेकिन सब पता चल जाएगा इससे। तो रेक्टिलिनियर एसिम्प्टोट को फाइंड आउट करने का जो मेथड है वो देखिए। रेक्टिलिनियर एसिम्प्टोट, मान लीजिए कि एक अलजेब्रिक कर्व है nth डिग्री का। लेट अस कंसीडर कर्व ऑफ nth डिग्री इन एक्स एंड वाई, और वो कर्व ये है। जिसमें nth डिग्री का टर्म ये है, n-1 का होगा, और n-2 का होगा, n-2 डिग्री का कर्व। और बाकी इससे कम डिग्री के मिलते चले जाएंगे और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। तो मान लीजिए ये कोई nth डिग्री की कर्व की इक्वेशन है। तो जो इसमें nth डिग्री के टर्म्स हैं, इसके मान लीजिए कि फैक्टर्स ये है, इसके nth डिग्री के टर्म है तो इनके n फैक्टर्स हो जाएंगे, लीनियर फैक्टर्स। वो मान लीजिए लीनियर फैक्टर्स हमने किए और तब इक्वेशन इस तरीके से मिली। इसको बाहर ले लेते हैं और इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, और जो इसके फैक्टर्स होंगे वो मान लीजिए इस तरीके के हैं, y माइनस m1x, y माइनस m2x, y माइनस mnx प्लस, और ये जो टर्म्स हैं इसी तरीके से ये मान लीजिए कि डिग्री n-1 का है, ये हो गया, n-2 के हो गए, और इसी तरीके से 1 और 0 डिग्री के टर्म। तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख लिया, जिसमें जो हाईएस्ट डिग्री के टर्म हैं यानी nth डिग्री वाले, उनके फैक्टर कर लिए और माना ये फैक्टर मिले, n फैक्टर्स मिले, n लीनियर फैक्टर्स मिले। अब ये जो फैक्टर्स हैं ये इसी तरीके के होंगे, और ये भी तय है कि इसमें जो ये कांस्टेंट्स हैं m1, m2, mn, ये रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं। जैसा जैसा ये एक्सप्रेशन होगा उसके फैक्टर्स रियल भी मिल सकते हैं, इमेजिनरी भी मिल सकते हैं। तो रियल फैक्टर से रियल लाइन मिलेगी, इमेजिनरी से इमेजिनरी लाइन मिलेगी। इस तरीके से इसको लिख लिया। This is 2, this is 1, 1। तो here fi is
ith डिग्री एक्सप्रेशन इन x एंड y। अब हम क्या करते हैं, इसमें से कोई एक फैक्टर उठाइए, एक एक करके लेंगे सबको। मान लेते हैं पहले ये ले लेते हैं। इसके पैरेलल जो लाइन होगी वो ये होगी। नाउ वी विल फाइंड द लाइन ऑफ intersection. Now we will find the point of intersection of curve two, one or two same curve है, curve 2 and line this। इस फैक्टर से हमें जो लाइन मिलेगी वो लिया है, यानी ये जो लाइन है इसका स्लोप वही रखा है जो यहाँ पे फैक्टर में है। तो इसके पैरेलल लाइन हमने ले लिया ये। इस लाइन का और इस कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए, तो कोई लाइन किसी nth डिग्री के कर्व को इन जनरल n पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। तो वो जो पॉइंट्स हैं उनको हम पता करना चाहते हैं। इसका इसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू इसमें रखेंगे, x में इक्वेशन बनेगी nth डिग्री की, और उसके रूट्स पता करेंगे। तो ये इसके अंदर रखिए। जब इसमें रखेंगे पुट y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 इन इक्वेशन 2, इसमें रखिए। तो वी गेट रखिए ये मिलेगा c1 और आगे क्या मिलेगा माइनस m1x यहाँ रखेंगे तो मिलेगा c1 माइनस m1 प्लस m2x, ये मिलेगा। अगले टर्म में मिलेगा c1 माइनस अगला टर्म में होगा m3, तो m1 प्लस m3 x ये रखेंगे। तो ये c1 हो गया, यहाँ रखेंगे m1 माइनस होगा सॉरी m1 माइनस m2x, m1 माइनस m3x, और ऐसे ही लास्ट वाला टर्म क्या होगा c1 प्लस m1 माइनस mnx। और इसी तरीके से यहाँ पर भी जब रखेंगे तो हमको जो टर्म्स मिलेंगे वो x में n माइनस 1th डिग्री के टर्म्स मिलेंगे। यहाँ पे x में n माइनस 2 डिग्री के टर्म्स मिलेंगे। तो अल्टीमेटली जो कुछ भी हमको आगे मिलेगा दैट आर दी टर्म्स ऑफ x of degree at most n minus 1 is equal to 0। आगे जब इनमें रख के सॉल्व करेंगे तो जो भी होगा वो x में एक्सप्रेशन मिलेगा, और जिसकी डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा n माइनस 1 होगी, उससे कम भी हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। तो वी हैव दिस टाइप। जब हम इस लाइन का और इस कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें इस तरीके का कुछ मिलेगा। अब आप आइए, यहाँ आप अगर आप देखेंगे जब ये हमने इसमें रखा, ये n फैक्टर्स थे जिसमें पहला फैक्टर्स केवल c1 देगा, आगे ये वैल्यूज़ देंगे, ये एक्सप्रेशंस मिलेंगे। तो इसका प्रोडक्ट लेंगे तो ये
x में n-1 डिग्री का एक्सप्रेशन मिलेगा और उससे कम डिग्री वाले भी टर्म होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा n-1। तो दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री n-1 इन x। दिस इज आल्सो एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री n-1 इन x। उससे कम वाले भी होंगे। तो ये जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे, इस कर्व का इस लाइन का, तो एक लाइन किसी nth डिग्री के कर्व को इन जनरल n पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो x की n वैल्यूज़ मिलनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं जब ये सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे x में डिग्री n-1 का ही टर्म मिल रहा है, यानी कि जब इसके रूट्स मिलेंगे तो n-1 ही मिलेंगे, n नहीं मिलेंगे। लेकिन कोई लाइन किसी nth डिग्री के कर्व को n पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो एक पॉइंट कहाँ चला गया? x की वैल्यू तो n-1 ही मिलेंगी, तो एक कहाँ गई? एक इनफाइनाइट पे गई, एक इनफाइनाइट पे गई। ठीक है, तो दिस गिव्स अस ओनली n-1 रूट्स of x। But a line should intersect a curve of degree n at n points। Therefore, one point is at infinite। इन्फिनिटी पर है। तो इफ ये लाइन इस कर्व को n-1 पॉइंट्स पर कट करती हुई दिखती है, एक पॉइंट इन्फिनिट पे हो गया। तो अगर ये लाइन इस कर्व की आइसमटोट है तो फिर ये इनफाइनाइट पे इसको टच करना चाहिए, यानी कि दो पॉइंट इनफाइनाइट पे मिलने चाहिए, दोनों सेम होंगे। जब टच करेगी तो वो दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे। तो एक लाइन किसी कर्व को अगर टच करती है तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होते हैं वो एक्चुअली कोइंसाइड हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो लाइन किसी कर्व को एक्चुअली एक पॉइंट पे टच नहीं करती है, दो पॉइंट पे टच करती है, वो दोनों सेम हो जाते हैं। तो अगर ये लाइन इस कर्व की आइसमटोट है, यानी टेंजेंट है इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट पे एक पॉइंट और मिलना चाहिए और दोनों सेम होंगे। तो इफ लाइन y is equal to m1x plus c1 is an asymptote to the curve 2 या 1 जो भी दोनों कर्व से then one more point should be at infinite। एक और होना चाहिए, यानी कि ये जो इस कर्व का, इस लाइन का इस कर्व से इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर यहाँ पे
n-1 डिग्री का नहीं, n-2 डिग्री का एक्सप्रेशन मिलना चाहिए, एक और होना चाहिए इनफाइनाइट पे। तो ये कब होगा? इस एक्सप्रेशन में x की पावर n-1 का, यानी n-1 जो कि मोस्ट हाईएस्ट डिग्री का टर्म है, जिसमें हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म होगा वो n-1 का, वो टर्म भी नहीं मिलना चाहिए। वो टर्म नहीं मिलना चाहिए यानी उसका कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। तो इसमें x पावर n-1 के टर्म का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। देन वन मोर पॉइंट शुड बी एट इनफाइनाइट, देयरफॉर thus coefficient of x power n-1 of this term in equation 1 should be 0, यानी ये टर्म नहीं मिलना चाहिए, ये टर्म भी नहीं मिलना चाहिए, शुड बी 0। तो इसको जब 0 करेंगे taking coefficient of zero, we get value of K1, C1, वैल्यू ऑफ C1, इसमें C की वैल्यू मिल जाएगी, वैल्यू ऑफ C1। अच्छा, इस C को इस C से आप कोरिलेट मत करिएगा, है ना, ये C अलग है, ये C अलग है। अब इसको चाहें तो कुछ और भी नाम दे सकते हैं, K1 कर सकते हैं। अब C1 हमने ले लिया तो C1 ही रखिए। वी गेट वैल्यू ऑफ C1 इन इक्वेशन दिस। तो इस लाइन में हमें C1 मिल जाएगा, तो ये लाइन हमें मिल जाएगी, ठीक है, ये एसिम्पटोट हमें मिल जाएगा। तो अगर इस फैक्टर के पैरेलल जो एसिम्पटोट चाहिए हमें, तो इसके पैरेलल एक लाइन लीजिए इस तरह से, और उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लीजिए। x में जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म मिले उसका कोफिशिएंट 0 कर दीजिए, उससे C1 मिल जाएगा, तो ये एसिम्पटोट मिल जाएगा, ये लाइन मिल जाएगी। इसी तरीके से दूसरा एसिम्पटोट की, दिस इज वन asymptote ऑफ कर्व, ये एक asymptote हो गया, 1 या 2 जो भी है। दूसरा asymptote चाहिए, दूसरा फैक्टर लीजिए। सिमिलरली, अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये भी हो सकता है कि जो इसका कोफिशिएंट हमको मिले उसमें C1 अपीयर ही ना हो, यानी ना हो वहां पे C1, तो C1 की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। नहीं मिलती है तो इसका मतलब कि इस तरह का कोई एसिम्पटोट नहीं होगा कर्व का। C1 की वैल्यू नहीं मिलती, मतलब C1 मान लीजिए इनफाइनाइट पे है, तो इसका मतलब ये लाइन पूरी तरह से इनफाइनाइट पे है, लाइन हमारे पास है ही नहीं फाइनाइट प्लेन में, तो फिर वो एसिम्पटोट नहीं होगा, वो लाइन पूरी तरह से इनफाइनाइट पे चली जाएगी। तो अगर C1 की वैल्यू नहीं मिलती है तो इसका मतलब इस फैक्टर के पैरेलल कोई एसिम्पटोट नहीं होगा, इस लाइन के पैरेलल, यानी ऐसा कोई एसिम्पटोट नहीं होगा जिसका स्लोप m1 हो। इफ कोफिशिएंट ऑफ does not give
value of C1, it implies there is no asymptote. Parallel to line, इस लाइन के पैरेलल, इसका मतलब कोई आइसोम्टोट नहीं है। अच्छा, बाकी आइसोम्टोट, बाकी फैक्टर के पैरेलल भी ऐसे ही आइसोम्टोट पता कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन फाइंड आइसोम्टोट्स ऑफ कर्व 1 parallel to the lines पता कर सकते हैं। तो इन जनरल n आइसोम्टोट्स हो सकते हैं कर्व ऑफ डिग्री n के। डिग्री n के n फैक्टर्स ऐसे मिलेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा उसके n आइसोम्टोट्स हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि n होंगे, उससे कम भी हो सकते हैं या एक भी नहीं हो सकता। देयरफॉर this is also clear that a curve of degree n have at most n asymptotes। ज़्यादा n होंगे या एक भी नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। n से कम भी हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकते n से। तो ये आइसोम्टोट निकालने का मेथड हो गया। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, फाइंड आइसोम्टोट्स ऑफ द कर्व x स्क्वायर x माइनस वाई होल स्क्वायर a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x वाई 0। इसका आइसोम्टोट चाहिए। तो ये देखिए 4th डिग्री का कर्व है, सबसे हाईएस्ट डिग्री 4 है और इसके फैक्टर ऑलरेडी हैं, इसके करने नहीं है हमको फैक्टर। ये दोनों रिपीटेड है, ये एक्स भी 2 बार रिपीटेड है। तो 2 फैक्टर हैं इसमें, डिस्टिंक्ट फैक्टर 2 ही हैं। टोटल फैक्टर 4 हैं लेकिन डिस्टिंक्ट 2 ही हैं। जो फैक्टर हैं वो 2 बार रिपीट हो गए। इसके पैरेलल, हर फैक्टर के पैरेलल, हर लाइन के पैरेलल आइसोम्टोट देखिए। तो इस लाइन के पैरेलल आइसोम्टोट जो होगा इस तरह का होगा, है ना। लेट अस कंसीडर लाइन x इज इक्वल टू k1। इसके पैरेलल जो लाइन होगी वो ये होगी और ये आइसोम्टोट है कि नहीं है k1 की वैल्यू देख के पता चलेगा। तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लीजिए, है ना। पुट x इज इक्वल टू k1 इन 1। तो k1 स्क्वायर k1 माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। अब हम यहाँ y और x कोई भी वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पर y की वैल्यू रख करके x की वैल्यू पता की थी। जरूरी नहीं है कि हम x की पता करें, आप x की रख के y की भी पता कर सकते हैं। y के टर्म्स में लिख करके भी ये काम कर सकते हैं जो किया गया था। तो
अब जैसा करते कि हाईएस्ट डिग्री का टर्म इकट्ठा करते हैं, तो y में हाईएस्ट डिग्री का टर्म y स्क्वायर है, ये है और ये है, और उससे नीचे की डिग्री के जो भी होंगे वो होंगे, उनसे हमें ज़रूरत नहीं है उनकी। जो भी हाईएस्ट डिग्री का टर्म उसका कोफिशिएंट 0 कर दीजिए, ये 0 कर दीजिए। इसकी 2 वैल्यू मिली है, तो ये जो 2 लाइनें हैं, लाइन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आर आइसमटोट्स ऑफ कर्व, ये इसका आइसमटोट हो गया। तो ये तो इस लाइन के पैरेलल हो गए। अभी ये फैक्टर भी है, इसको देख लीजिए, ये 2 आइसमटोट तो हो गए ना। कंसीडर लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू K2। तो इस लाइन का इस कर्व के साथ इंटरसेक्शन देखिए, तो x माइनस वाई को K2 रख देते हैं, या फिर इसको ऐसे समझिए कि x इज इक्वल टू K2 प्लस वाई रखिए। पुट दिस इन इक्वेशन ऑफ कर्व 1, यहां रखेंगे x स्क्वायर x की रखिए चाहे y की रख लीजिए। x माइनस वाई K2 ये रखते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर x माइनस वाई K2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और यहाँ आएगा एक फैक्टर x माइनस वाई, वो हो जाएगा K2, और दूसरा फैक्टर आएगा x प्लस वाई, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू रख लीजिए। x प्लस वाई में y की वैल्यू रख ले, y की वैल्यू रख लीजिए, y की रख लीजिए। x प्लस वाई इज x माइनस K2, 2x माइनस K2, 2x माइनस K2 माइनस a स्क्वायर x और y की वैल्यू होगी x माइनस K2 इस चीज में। तो एक्स स्क्वायर और आगे के टर्म जो होंगे वो डिग्री 2 से कम होंगे, तो हाईएस्ट डिग्री का टर्म यही है, इसका कोफिशिएंट 0 कर दीजिए। K2 इज प्लस माइनस सी, तो जो इससे हमें आइसमटोट मिलेगा। अदर टू आइसमटोट्स आर x minus y is equal to plus minus a।
तो कुल मिला के 4 आइसोमटोट हो गए, 2 ये और 2 ये आइसोमटोट हो गए। और ये जो कर्व है, अगर इसका हम स्केच करेंगे इसको, तो इस तरीके का कर्व मिलेगा और इसका आइसोमटोट्स आपको दिखेंगे ऐसे। x is equal to a, x is equal to minus a, x is equal to plus minus a, और ये आइसोमटोट, सॉरी इसके जो आइसोमटोट्स होंगे वो ये होंगे x is equal to plus minus a, तो ये हो गया, और एक ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू ए। एक्स एक्सिस पर a इंटरसेप्ट और y इज इक्वल वाई पर माइनस a इंटरसेप्ट, तो एक आइसोमटोट ये हो गया। इसी तरीके से दूसरा आइसोमटोट हो गया x पे माइनस a और y पर a, दूसरा आइसोमटोट। ये है, अब एग्जैक्टली कर्व क्या है ये देखना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब आइए एक सवाल और लेते हैं। फाइंड आइसोमटोट ऑफ द कर्व। कर्व ये है, वेल नोन कर्व है। इसके जैसा बताया गया कि हाईएस्ट डिग्री टर्म के फैक्टर करेंगे, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3aXy, तो ये फैक्टर हो गए। अब इसके फैक्टर अगर करेंगे तो आपको इमेजिनरी फैक्टर मिलेंगे, x और y में फैक्टर करेंगे तो इमेजिनरी मिलेंगे, उसमें i अपेयर हो जाएगा। तो जो रियल फैक्टर है, जिनसे रियल लाइन्स या रियल आइसोमटोट्स मिलेंगे, वो ये केवल यही फैक्टर है। इनके फैक्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं हमें, क्योंकि ये इमेजिनरी फैक्टर देगा। इमेजिनरी आइसोमटोट या इमेजिनरी लाइन कोई रियल आइसोमटोट नहीं है, हमें आइसोमटोट पता करना है रियल। तो ना, अब इसके पैरेलल आइसोमटोट मान लीजिए ये है, ये इसमें रखिए, तो ये हो गया k और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू हो गई वाई इज एक्स माइनस के, एक्स माइनस के एक्स माइनस के, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर के स्क्वायर 2kx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस kx। दिस, तो ये हो गया 3x स्क्वायर 3kx k स्क्वायर ये टर्म भी है 3ax स्क्वायर, ये इसके साथ मिलके देगा, और बाकी जो टर्म होंगे वो x के होंगे
जिनकी डिग्री 2 से कम है। तो हाईएस्ट डिग्री का टर्म ये है, इसको 0 कर लिया कोफिशिएंट इसका, तो इससे k की वैल्यू मिलेगी। अगर नहीं मिलती k की वैल्यू, उसका मतलब इस लाइन के पैरेलल आइसोटोप नहीं था। तो आइसोटोप हुआ, आइसोटोप इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये आइसोटोप है। तो ये कर्व और इसका आइसोटोप इस तरीके से है, ये इसका इंटरसेक्ट है, x एक्सिस पे 3 है, y पे माइनस 3 यहाँ पे होगा, और ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, और कर्व ये होगा। दो ब्रांच होंगी इस तरीके से, इसको आगे बढ़ाने पर ये इसके पैरेलल होता जाएगा और इनफाइनाइट पर टच करेगा। तो दिस इज द आइसोटोप ना, ये लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये कर्व है। दूसरा मेथड है आइसोटोप पता करने के, और भी मेथड है, लेकिन ये जनरल मेथड है, हम इसी मेथड से करेंगे सवाल। आप इसी मेथड से सवाल करिए। कुछ शॉर्टकट मेथड्स भी हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा, लेकिन ये जनरल मेथड हर जगह यूज हो जाएगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस या के पैरेलल जो आइसोटोप है, जिन्हें रेक्टेंगुलर आइसोटोप्स कहेंगे, तो रेक्टेंगुलर आइसोटोप्स पता करना और ज़्यादा आसान है। अगर एक्सिस के पैरेलल आइसोटोप हैं तो उनको पता करना आसान है, और उसका मेथड ये देखिए, आइसोटोप्स पैरेलल टू एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आइसोटोप कैसे पता चलेगा? एक्स में जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म होगा उसका कोफिशिएंट 0 कर दीजिए, ठीक है। आइसोटोप्स पैरेलल टू x axis is obtained by substituting, by putting coefficient of highest degree term in x to 0। x में जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म, सबसे हाईएस्ट डिग्री के टर्म, x के कई टर्म हो सकते हैं, उसमें जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म होगा उसका कोफिशिएंट 0 कर लो, और उसको 0 करने से जो इक्वेशन मिलेगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल सारे आइसोटोप देगी। एक हो सकता है, दो हो सकते, कई हो सकते हैं। सिमिलरली we can find asymptote parallel to y axis. We can find asymptote parallel to y axis by putting coefficient of highest degree term in y to 0। जैसे कि मान लीजिए ये है,
कर्व ये है। अच्छा, किसी कर्व में एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल आइसेंटोट होंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, यदि होंगे तो मिल जाएंगे। तो ये है, मान लीजिए कि एक्स एक्सिस के पैरेलल पता करना है, तो एक्स में हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म है ये है, ये है, इसका जो कोफिशिएंट है वो देखिए वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स में हाईएस्ट डिग्री का टर्म है, एक ही है और यही है। इसका कोफिशिएंट आप 0 करेंगे जब, तो वी गेट दिस इज दी, these are the दो आइसेंटोट हैं, these are the asymptotes parallel to x axis। इसी तरीके से आइसेंटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस, वो y में हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 0 करिए, y में हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वो हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हो गया ये। तो दीज आर दी आइसेंटोट्स, 4 आइसेंटोट्स। इस कर्व में 4th डिग्री ये की इक्वेशन है, ये कर्व की इक्वेशन 4th डिग्री के, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 आइसेंटोट होंगे। तो 4 में हमने देखा 2 एक्स एक्सिस के पैरेलल है, 2 वाई, तो चारों आइसेंटोट ये मिल गए सीधे सीधे। बहुत सिंपल है। और कर्व एक्चुअली ये है। यह आइसेंटोट्स हैं इसके, और कर्व ये है। ये है, तो ये आइसेंटोट्स हैं इसके। y इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो एक्सिस के पैरेलल आइसेंटोट अगर हैं तो ऐसे पता चल जाएगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल आइसेंटोट, एक्स में हाईएस्ट डिग्री के टर्म को इकट्ठा करिए, उसका कोफिशिएंट 0 करिए, और वाई के पैरेलल आइसेंटोट, वाई में हाईएस्ट डिग्री के टर्म इकट्ठा करिए, उसका कोफिशिएंट 0 करिए, ऐसे पता चल जाएगा। दूसरा एक मेथड है आइसेंटोट पता करने का, आइसेंटोट्स बाय इंस्पेक्शन, जिससे सारे आइसेंटोट मिल जाएंगे, लेकिन वो एक स्पेशल केस है, अगर वैसा कर्व की इक्वेशन होगी तो ही मिलेगा। तो बाय इंस्पेक्शन ऐसे पता करते हैं। तो इसका यह है कि इफ इक्वेशन ऑफ कर्व कैन बी रिटन in the form fn plus fn minus 1 is equal to 0, अगर ऐसे लिख सकते हैं इसको, जहां पे ये है nth डिग्री एक्सप्रेशन, ऑफ एक्स एंड वाई, और ये है n-2th डिग्री एक्सप्रेशन ऑफ एक्स एंड वाई। ये n-1 डिग्री का एक्सप्रेशन है और ये n-2 डिग्री का एक्सप्रेशन है। अगर इक्वेशन ऑफ कर्व इस तरीके से लिखी गई, मतलब इसमें n-1 डिग्री वाला गायब हो, and if all the linear factors of this are distinct, then
this gives us all the n asymptotes of curve 1। अगर किसी कर्व की इक्वेशन ऐसे लिखी जाए जिसमें nth डिग्री का टर्म हो, n-1th का ना हो और फिर n-2 या उससे नीचे के हो, तो फिर ये इसको जीरो अगर ले लें, यानी इसके जो फैक्टर्स मिलेंगे n फैक्टर्स मिलेंगे और वो सारे अलग हो, रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट वाला नहीं मिल पाएगा इससे, सारे अलग अलग हों फैक्टर्स, तो उन फैक्टर्स से जो लाइन मिलेंगी उनको जीरो रखने पे वो सारे आइसेंट्रोप दे देगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कर्व है, मान लीजिए ये कोई कर्व, अब ये थर्ड डिग्री के टर्म यहाँ पे हैं, सेकंड का है नहीं, और फिर फर्स्ट डिग्री उससे नीचे, तो थर्ड डिग्री के जो टर्म है वो ये हैं, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके फैक्टर्स ये हैं और सारे अलग अलग हैं। सारे ये हैं। तो जैसा कि अभी ऊपर बताया गया कि ये इस तरीके का है, f3 प्लस f1 इज इक्वल टू 0। थर्ड डिग्री के टर्म यहाँ है, यहाँ 1 या उससे नीचे के, सेकेंड वाले गायब है, और इसके जो फैक्टर हैं वो सारे अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो आइसेंट्रोट्स होंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y। थर्ड डिग्री का कर्व था, 3 आइसेंट्रोट हो सकते थे ज़्यादा ज़्यादा, और तीनों ये हैं। अगर इस फॉर्म में होगा कोई कर्व तो इस तरह से आसानी से आइसेंट्रोट मिल जाएंगे, लेकिन बशर्ते इस तरह का होना चाहिए। एक इसी तरीके का कर्व और देखिए, इसमें थर्ड डिग्री के टर्म यहाँ है, सेकेंड डिग्री का है नहीं, और बाकी गैप है, और थर्ड डिग्री का जो फैक्टर करेंगे वो ऐसे कर सकते हैं। सेकेंड वाला फैक्टर जो होगा, इससे हम जानते हैं कि इमेजिनरी फैक्टर मिलेंगे जो बाकी हैं, x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इससे इमेजिनरी फैक्टर मिलेंगे। यही सारे आइसेंट्रोट देगा। आइसेंट्रोट्स आर दिस इज 0 एंड दिस इज 0, लेकिन ये इमेजिनरी है, इससे भी 2 लाइनें मिलेंगी, लेकिन ये इमेजिनरी है। तो जो रियल आइसेंट्रोट्स होंगे वो यहां से मिलेंगे, है ना, रियल आइसेंट्रोट यहां से, ये इमेजिनरी आइसेंट्रोट देगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इससे रियल आइसेंट्रोट मिलेगा, और यही एक अकेला आइसेंट्रोट होगा। तो ये जो कर्व है वो इस तरीके का कर्व है। ये लाइन आइसेंट्रोट है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स या x इज इक्वल टू माइनस वाई, और आइसेंट्रोट ये है। ये होगा सिमेट्रिक, जैसा इधर वैसा इधर है, बना वैसा नहीं है लेकिन एक जैसा ही होगा। तो दिस इज द आइसेंट्रोट। अब एक चीज और जान लीजिए, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड आइसेंट्रोट। इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड इट्स
आइसमटोट, कर्व और उसके आइसमटोट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जानना चाहते हैं। हमें मालूम है, वी नो कर्व ऑफ दिस फॉर्म fn प्लस fn माइनस 2, इस तरह का कर्व है। और किसी कर्व को ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, ये मतलब ये नहीं है कि यहाँ केवल nth डिग्री के टर्म है, ये nth डिग्री का एक्सप्रेशन है इसमें, यानी एट मोस्ट मैक्सिमम जो है nth का होगा, उसके नीचे के भी हो सकते हैं। यहाँ पे n-2 और उसके नीचे के होंगे। तो ये मान लीजिए कोई कर्व है, तो इसके सारे आइसमटोट्स कहाँ से मिलेंगे? आइसमटोट्स आर, ये कर्व है, आइसमटोट्स आर, अगर ये सारे फैक्टर डिस्टिंक्ट हैं, रिपीटेड नहीं है, तो आइसमटोट्स ये होगा। तो कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू कर्व 1 एंड इट्स आइसमटोट्स, point of intersection of passing through point of intersection of curve and its asymptote। कर्व और उसके आइसमटोट्स के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उससे जो कर्व पास होगा, तो वो कैसे पता चलता है? किन्हीं दो कर्व ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला कर्व हमें मालूम है, हम ऐसे लेते हैं, एक कर्व ये है और दूसरा कर्व ये है। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला ये कर्व होगा, जहां लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो जब लैम्डा मान लीजिए टेकिंग लैम्डा -1, तो ये कर्व हो जाएगा fn-2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड इट्स आइसमटोट से पास होने वाला ये कर्व है। इससे जो रिजल्ट निकलता है वो ये निकलता है, nth डिग्री का कर्व और उसके n आइसमटोट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे? एक आइसमटोट कर्व को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? इन जनरल n पॉइंट्स पे, जिसमें 2 इनफाइनाइट पे होंगे जहां पे वो टच करता है, बाकी बचे n-2। तो एक आइसमटोट nth डिग्री के कर्व को n-2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और उसके कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं, कितने आइसमटोट हो सकते हैं? n। तो n आइसमटोट्स कर्व को कितने पॉइंट्स पर इन जनरल इंटरसेक्ट कर सकते हैं? मैक्सिमम n इंटू n-2। ए कितने पे करेगा? n आइसमटोट्स हैं, तो ज़्यादा ज़्यादा इतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन nth डिग्री के कर्व और उसके आइसमटोट्स के हो सकते हैं। तो n इंटू n-2 पॉइंट से पास होने वाला कर्व n-2 डिग्री का मिल सकता है, वो ये रिजल्ट मिला इससे। द कर्व पासिंग थ्रू n इंटू n-2 पॉइंट्स इज दिस। तो एक थर्ड डिग्री के कर्व और उसके सभी आइसमटोट्स से पास होने वाला कितने डिग्री का कर्व मिल सकता है? थर्ड डिग्री का अगर कर्व होगा तो उसके 3 आइसमटोट होंगे और एक आइसमटोट उसको एक पॉइंट पे काटेगा, है ना, 1। तो 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। इनसे पास होने वाला कर्व जो है फर्स्ट डिग्री का n-2 f1 ये मिल गया। यानी एक लाइन, एक क्यूबिक कर्व और उसके आइसमटोट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है। 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे कि एक आइसमटोट किसी कर्व को n-2 पॉइंट्स पे ज़्यादा इंटरसेक्ट करेगा। nth डिग्री का अगर कर्व है तो उस कर्व और उसके आइसमटोट्स के कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा n इंटू n-2। और इन n इंटू n-2 पॉइंट से पास होने वाला जो है कर्व कौन सा मिलेगा? n-2 डिग्री का, n-2 या उससे कम का।
तो हमें रिजल्ट ये मिला, अ कर्व ऑफ n-2 और लेस डिग्री कैन बी मेड टू पास, can be passed through n into n-2 points. तो ये रेक्टिलिनियर आइसेंटोट की बात होगी। अब किसी पोलर कर्व का आइसेंटोट देख लीजिए, है रेक्टिलिनियर ही, लेकिन अगर कर्व की इक्वेशन पोलर फॉर्म में दी हुई है तो उसका आइसेंटोट कैसे निकालेंगे। तो आइसेंटोट फॉर पोलर कर्व, आइसेंटोट फॉर पोलर कर्व, पोलर कर्व मतलब उसकी इक्वेशन पोलर फॉर्म में है। तो मान लीजिए ये कर्व है, let curve is 1/r is equal to f theta, इस फॉर्म में है, मान लीजिए 1/r is equal to f theta and alpha is root of equation f theta is 0। इसको 0 करने पर मान लीजिए इसका रूट मिला, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। और पोलर कर्व में जब थीटा को इनफाइनाइट टेंड करते हैं तो इसकी मान लीजिए ब्रांच जो है कर्व इनफाइनाइट तक जाता है, तो वहाँ पर इसकी टेंजेंट देखनी है। तो जो आइसेंटोट है वो ये होगा। इसके डिटेल में ना जा करके ये बताते हैं कि आइसेंटोट ऑफ कर्व 1 इज पोलर कर्व, पोलर इक्वेशन लेंगे स्ट्रेट लाइन की, यानी आइसेंटोट की इक्वेशन भी पोलर फॉर्म में लेंगे, वो ये होगी r sin थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/f डैश अल्फा, यानी इसका डेरिवेटिव की वैल्यू अल्फा पर ये होगा। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कर्व ये है, इट मीन्स इस फॉर्म में पहले लिखना होगा इसको। दिस इज ये है कर्व। तो ये असल में एक हाइपरबोला है, तो इसका रूट लीजिए, पुट is 0, this gives us cos theta is equal to 1/2। माने थीटा इज इक्वल टू π/3, प्लस माइनस दोनों ही होंगे। थीटा की तो कई वैल्यूज मिल सकती हैं, लेकिन हम ये दो ले रहे हैं।
तो आइसोम्टोट होगा पहले इसकी वैल्यू डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। आइसोम्टोट इज एक्चुअली इस आर साइन थीटा प्लस माइनस π/2 दो हो जाएंगे, एफ डैश प्लस माइनस π/3 होगी। तो एफ डैश देखिए पहले, एफ इज कॉस का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई ए आएगा। तो is this plus minus 1 by this is plus minus √3/2 ये हो गई वैल्यू। तो आइसोम्टोट हो गया। अब इसमें ये ध्यान रखना होगा कि प्लस पे प्लस मिलेगा और माइनस पे माइनस मिलेगा। तो आइसोम्टोट्स आर आर साइन थीटा प्लस माइनस दिस इज प्लस माइनस 2/2a/√3, प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस। तो ये दो आइसोम्टोट हो जाएंगे इस कर्व का। तो पोलर कर्व इस फॉर्म में लिखना होगा और फिर उसका आइसोम्टोट ये होगा, जहाँ पे अल्फा इस इक्वेशन का रूट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोम्टोट। सवाल इसमें आपको लगाने होंगे। रेक्टिलिनियर आइसोम्टोट के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप लोग लगा लीजिए। जब कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई हो उसको कैसे करेंगे उसके सवाल आप लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।